नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 21 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS हैज बीन लॉन्च्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, ये जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, इसके बारे में हर्षित सर ने सुबह डेली न्यूज़ में आपके साथ ये न्यूज़ कवर किया है। मैं आपको मेजर पॉइंट्स बता दूंगा जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिए, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसमें आपको सीड फंड करके एक नया टर्म दिखाई दे रहा है। ये सीड फंड एक्चुअली इकोनॉमी से रिलेटेड एक टर्म है। इसका मतलब क्या आपको मैं समझाऊंगा। द स्कीम वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, इसका अभी 5 साल हो चुका है। तो 5 साल की एनिवर्सरी में एक इंटरनेशनल समिट हुआ जिसका नाम दिया है प्रारंभ। ये कोई एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सीड फंडिंग का मतलब क्या होता है। टिपिकली रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ऑफिशियल मनी दैट ए बिजनेस वेंचर और एंटरप्राइज रेसेस। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी एक बिजनेस हम नया स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। किसके लिए? मार्केट रिसर्च करना है, हमारी प्रोडक्ट को डेवलप करना है और तरह तरह की रिक्वायरमेंट्स होता है। तो हमारी एक बिजनेस के लिए जो बेसिक फंडिंग, इनिशियल फंडिंग जो होता है, उसको सीड फंडिंग बोलते हैं। वैसे दोस्तों, सीड का मतलब क्या होता है? सीड वो होता है जिससे प्लांट उगता है। तो सीड इज बेसिक थिंग। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट, बेसिक फंडिंग जो मिलता है ना, फर्स्ट ऑफिशियल मनी, उसको बोलते हैं सीड फंडिंग, राइट। It helps a company to finance its first steps, including things like market research, product development, etc. तो कंपनी के लिए जो इनिशियल फंडिंग है वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अब तो इनिशियल स्टेज है उनका, डेवलप और करना है, तो इस तरह की फंडिंग उन्हें बहुत हेल्प करता है। अब वही फंडिंग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम से करेगा, राइट। अब देखिए, इसकी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। ये स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT। अब देखिए, इसकी जो नोडल इंप्लीमेंटेशन यूनिट है ना, वो DPIIT है। DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। अब DPIIT से रिकॉग्नाइज होना चाहिए ये जो बिजनेस वेंचर है, एंड नॉट मोर देन 2 years ago एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। 2 साल से नीचे होना चाहिए, ये भी इसका एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है। अब देखिए, स्टार्टअप शुड नॉट हैव रिसीव्ड मोर देन 10 लाख ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट अंडर एनी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। देखिए, कोई भी स्टार्टअप अगर इस स्टार्टअप सीड फंड स्कीम्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो उन्हें 10 लाख से ज्यादा पैसा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से नहीं मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला आदमी, उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 लाख या 6 लाख का ऑलरेडी असिस्टेंस मिला है तब चलेगा, पर 10 लाख से ज्यादा अगर उन्हें मिला तो आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। सीड फंडिंग का बेसिक डेफिनेशन लिखा है, बिल्कुल सही। नोडल डिपार्टमेंट क्या लिखा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये गलत है दोस्तों, मैंने बोला था DPIIT है। DPIIT कौन सा मिनिस्ट्री का अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का अंडर आता है, राइट। तीसरा क्या लिखा है? स्टार्टअप शुड नॉट हैव रिसीव्ड मोर देन ₹10 लाख ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट, बिल्कुल सही है। सो आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, recently India and Germany have signed an agreement on technical cooperation titled Cities Combating Plastic Entering the Marine Environment. Consider the following statements with respect to marine litter which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, इंडिया एंड जर्मनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट। बेसिकली समुद्र में जितना प्लास्टिक पोल्यूशन है उसे रिड्यूस करने के लिए। देखिए, इसमें मरीन लिटर के बारे में बताया है। मरीन लिटर क्या होता है? ह्यूमन क्रिएटेड वेस्ट दैट हैज बीन डिस्चार्ज इनटू द कोस्टल और मरीन एनवायरनमेंट। बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम हमारे यूज के बाद जो प्लास्टिक फेंकते हैं, चाहे वो रैपर हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, जो पॉलिथीन कवर्स है वो हो सकता है, वो सब जो लोग इररेस्पॉन्सिबली फेंकता है। कुछ लोग रेस्पॉन्सिबली प्लास्टिक को डिस्पोज करते हैं, जहां अथॉरिटीज बोलते हैं वही जाके वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। पर मैक्सिमम लोग ऐसा है दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट को जहां चाहे वही फेंक देते हैं, ठीक है। कोई कनाल में फेंकते हैं, कोई नदी में फेंकते हैं, और ये सब वेस्ट जो है इसमें मैक्सिमम पहुंचता है समुद्र में। कैसे? एक तो रिवर्स में जो प्लास्टिक फेंकेगा, रिवर जाके समुद्र में ही मिलेगा ऐसे। और सीवेज में जो प्लास्टिक फेंकेगा, सीवेज भी, कुछ सीवेज जो है रिवर में मिलता है, ये भी हो गया। स्टॉर्म वाटर से हो सकता है, वेव से हो सकता है, विंड से भी हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स है समुद्र में प्लास्टिक पहुंचने का, राइट। इट अफेक्ट्स पब्लिक हेल्थ एंड इंक्रीज कंसर्न्स अबाउट माइक्रोप्लास्टिक एंड रिस्क ऑफ पार्टिकल्स एंटरिंग द फूड चेन। अब देखिए, हमारे फूड चेन को कैसे अफेक्ट करता है। जो
प्लास्टिक मटेरियल से, जिसमें जो माइक्रो प्लास्टिक से, मतलब जो छोटे मोटे पार्टिकल से प्लास्टिक का, वो समुद्र में पहुंचने के बाद समुद्र में जो फिश रहता है या कोई सी स्पीशीज रहता है वो खाते हैं उसको खाना समझ के। अब ये तो पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर ये जब फिश को फिशरमैन जब पकड़ते हैं और कुछ लोग जो फिश खाते हैं, जब वो खाते हैं वो प्लास्टिक उनके शरीर में जाएगा। तो इस तरह घूम फिर के ये जो प्लास्टिक मटेरियल्स हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है, तो हमारी फूड चेन को अफेक्ट करते हैं। ऊपर से दोस्तों ये जो जितने प्लास्टिक मटेरियल्स है ना ओशन में, वो काफ़ी सी ऑर्गेनिज्म को खतरा पहुंचाता है। जैसे आपने देखा होगा सी टर्टल्स के नाक में कई प्लास्टिक स्ट्रॉज है, फिशिंग नेट से ये सब घुस जाता है, ये मर जाते हैं आखिर। और सील्स जो है, ये जो फिशरमैन नेट्स छोड़ते हैं, फिशिंग नेट्स का जो वेस्ट फेंकता है समुद्र में या बीच में, ये नेट के अंदर भी ये फंस जाते हैं सील्स जो है। तो इसी तरह आप बोल सकते हो ये जो प्लास्टिक मटेरियल से या प्लास्टिक डेब्रिस है पूरा सी इकोसिस्टम को, मरीन इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए, इट इज एस्टिमेटेड दैट 15 to 20% ऑफ ऑल प्लास्टिक्स आर एंटरिंग ओशियंस वाया रिवरइन इकोसिस्टम। अब देखिए, एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बोल रहा है समुद्र में जितना प्लास्टिक्स मिलता है ना, उसमें 15 से 20% रिवर से आता है, ठीक है। और जो मतलब जो नदी में लोग फेंकते हैं ना प्लास्टिक, वो जल्दी समुद्र में पहुंच जाता है। ऑफ विच 90% आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 10 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड रिवर। अब देखिए, जो 15 से 20% प्लास्टिक जो नदी से पहुंचता है समुद्र में, उसमें से 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग रिवर से, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है दुनिया के सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स ले लीजिए आप, वही कंट्रीब्यूट करता है मैक्सिमम, जो प्लास्टिक्स मैक्सिमम जो पहुंचता है ना समुद्र में, ये 10 वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें 2 ऑफ द रिवर सिस्टम आर लोकेटेड इन इंडिया, नेमली गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, इसका मतलब यह है टॉप मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स में हमारा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र भी है, एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र भी मैक्सिमम प्लास्टिक को समुद्र में पहुंच जाता है, राइट। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट में क्या लिखा है, मरीन लिटर थ्रेटन्स इकोसिस्टम एंड एडवर्सली अफेक्ट्स फिशरी एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज अराउंड द ग्लोब। देखिए तो बिल्कुल सही है। कोरल रीफ्स आर द ओनली अंडर वाटर इकोसिस्टम नॉट अफेक्टेड बाय द मरीन लिटर। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि कोरल रीफ्स भी अफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसा कई सारे केमिकल्स आ जाते हैं जो कोरल रीफ का पूरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोरल रीफ भी अफेक्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 of the world's most polluting rivers are located in India, which contributes to marine litter. Very correct. So answer is option C, 1 and 3 only. Question number 3. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन E, 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी से रिलेटेड है, मनी सप्लाई से रिलेटेड है। द रूपी वैल्यू डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, डिमांड एंड सप्लाई। ये दोस्तों उसी की बात हो रही है। हमारी जो रूपी की वैल्यू है अगेंस्ट US डॉलर हम काउंट करते हैं, वो कभी नीचे चला जाता है, कभी कभी ऊपर भी चला जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर के ऊपर, एक है डिमांड है एंड दूसरा है सप्लाई। ये तो इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है। कुछ भी एक चीज का वैल्यू डिपेंड करते हैं उसकी डिमांड एंड सप्लाई में। अगर डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियस ये बात है कि रेट बढ़ेगा, और सप्लाई ज्यादा है मतलब डिमांड कम है तो क्या होगा, रेट कम होगा। तो वही है हमारी रुपी वैल्यू में भी। रुपी का वैल्यू तब ज्यादा होगा जब उसका डिमांड ज्यादा होगा। अगर रुपी की सप्लाई आप ज्यादा करेंगे मार्केट में तो उसकी डिमांड भी कम होगा, तो उसका रेट भी नीचे चला जाएगा, राइट। इन वेरी सिंपल टर्म्स, इफ द सप्लाई ऑफ रुपी इज मोर इन द इकोनॉमी देन इट वैल्यू डिक्रीजेस, एंड सप्लाई इज लेस एंड डिमांड इज मोर देन द वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, when there is a need to increase the value of the rupee, when what RBI does is pump foreign currency into the market and take away the Indian rupee from the market. ठीक है। अब देखिए, अगर RBI को ये लगा कि रुपी की वैल्यू को अप्रिशिएट करना है, बेसिकली इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे, दे विल पंप फॉरेन करेंसी इनटू द मार्केट। ठीक है, मतलब ये जो फॉरेन रिजर्व है हमारा, फॉरेन करेंसी को मैक्सिमम मार्केट में डालेंगे और इंडियन रुपी को मार्केट से निकाल लेंगे। ठीक है, इंडियन रुपी को मार्केट से कैसे निकालेंगे, उसके लिए यूज करते हैं आरबीआई OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करते हैं। मैक्सिमम मार्केट में जितने पैसे हैं वो आरबीआई कलेक्ट करते हैं। तो मार्केट में जितने रुपी है वो कम होने से क्या होगा, उसकी डिमांड ज्यादा होगा, तो डिमांड ज्यादा होने से उसका जो रेट है उठेगा। ठीक है, तो ये आरबीआई यूज करते हैं, मैक्सिमम इंडियन मनी को कलेक्ट करेगा एंड फॉरेन करेंसी को पंप करेगा, राइट। When there is a need to depreciate the rupee value, अगर आरबीआई को डिप्रिशिएट करना है, रुपी वैल्यू को नीचे करना है, तो क्या करेंगे, आरबीआई जस्ट बाइज फॉरेन करेंसीज फ्रॉम द मार्केट पंपिंग मोर रुपीज इनटू द मार्केट। सिंपल वाइस वर्सा करेंगे, जितने फॉरेन करेंसीज मार्केट में घूम रहा है उसको खरीद लेंगे एंड मैक्सिमम पैसे मार्केट में
पंप करेंगे, मतलब इंडियन रुपी पंप करेंगे, तब क्या होगा, इंडियन रुपी सबसे ज्यादा हो गया तो इसकी डिमांड कम होगा, तो उसका रेट जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट, व्हेन देयर इज ए नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द रुपी, आरबीआई डज इज पंप फॉरेन करेंसी इनटू द मार्केट एंड टेक अवे द इंडियन रुपी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। मतलब मार्केट से इंडियन रुपी को मैक्सिमम कलेक्ट करके रखेंगे एंड फॉरेन करेंसी को पंप करेंगे, तब क्या होगा, रुपी का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि रुपी की सप्लाई कम है एंड डिमांड ज्यादा है। When there is a need to depreciate the rupee value, RBI just buys foreign currencies from the market, pumping more rupees into the market. समझ में आ गया, सीधा वाइस वर्सा, ठीक है। RBI carry out open market operation to suck out rupee liquidity in from the financial market. अगर RBI को ये लगा मार्केट में ज्यादा पैसे घूम रहा है तो RBI क्या करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह इशू करेंगे और लोग उसको खरीदेंगे और लोगों से पैसे आरबीआई के पैसे आ जाएंगे। तो आरबीआई को ये एक अच्छा तरीका है, मतलब मार्केट से पैसे आरबीआई के पास लाने का, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता है, ऑप्शन ई 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज खाइमेरा रिसर्च रिसेंटली सीन इन न्यूज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए, रिसर्च ऑन फर्स्ट टाइम ग्रोन ह्यूमन सेल्स इन मंकी एम्ब्रियोस। देखिए दोस्तों, ये काफी न्यूज में आया था, एक आर्टिकल आया था खाइमेरा रिसर्च के बारे में। रिसेंटली रिसर्चर्स एट द सॉक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज इन द यूएस in a research called Chimera Research have for the first time grown human cells in monkey embryos। तो बेसिकली मंकी एम्ब्रियोस में, एम्ब्रियोस मतलब भ्रूण जो होता है, उसमें ह्यूमन सेल्स को डाला है। तो बेसिकली दो स्पीशीज को मिक्स किया है। बाय इंटीग्रेटिंग ह्यूमन सेल्स इनटू द एम्ब्रियोस ऑफ मैकाकू मंकीज, ए कैमेरिक टूल हैज बीन क्रिएटेड। कैमेरास आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ द सेल्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज। देखिए, दो स्पीशीज का सेल्स को जो मिक्सअप करते हैं ना, उससे जो ऑर्गेनिजम्स पैदा होता है उसको खाइमेरास बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। इन दिस केस ह्यूमन्स एंड मंकीज, देखो इस केस में क्या है, ह्यूमन सेल्स एंड मंकी सेल्स, ये दोनों को मिलाया है। फॉर इंस्टेंस, इफ दिस हाइब्रिड एम्ब्रियो वाज प्लेस्ड इन द वूम्ब ऑफ ए मंकी, इट कुड पॉसिबली ग्रो इनटू ए न्यू काइंड ऑफ एन एनिमल। अब देखिए, ये जो ह्यूमन सेल एंड मंकी सेल को मिला के जो खाइमेरा बनाया है, इसको अगर कोई मंकी का वूम्ब में डालोगे तो एक नया स्पीशीज ऑफ एनिमल हो सकता है, ठीक है। पर ये नहीं है इसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव। आप सोच रहे होंगे कोई नया स्पीशीज ऑफ एनिमल क्रिएट करना खाइमेरा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, एबिलिटी टू ग्रो सेल्स ऑफ द टू डिफरेंट स्पीशीज टुगेदर ऑफर साइंटिस्ट ए पावरफुल टूल फॉर रिसर्च एंड मेडिसिन, एडवांसिंग करंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में रिसर्च करने के लिए, ठीक है, एंड रिसर्च करने के लिए, नया मेडिसिन क्रिएट करने के लिए, ऐसा सब के लिए यूज करेंगे। इट वुड ऑल्सो हेल्प इन ड्रग इवैल्यूएशन एंड एड्रेस अ क्रिटिकल नीड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो बेसिकली आप यही समझ लीजिए दोस्तों, ये जो खाइमेरा रिसर्च है, ये दो स्पीशीज का सेल्स को मिलाने वाला एक प्रोग्राम है। एंड इस तरह दो स्पीशीज के सेल्स को मिला के जो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं उसको खाइमेरास बोलते हैं, ठीक है। और इसके यूज क्या क्या है, एक तो मैंने बता दिया, अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे, ड्रग इवैल्यूएशन कर सकते हैं एंड एड्रेसेस द क्रिटिकल नीड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ये सब फील्ड में ये खाइमेरा रिसर्च जो है हेल्प करेगा, राइट। अब ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आप इसकी बेसिक जान लीजिए ये क्या होता है, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन ए, रिसर्च ऑन फर्स्ट टाइम ग्रोन ह्यूमन सेल्स इन मंकी एम्ब्रियोस। Question number 5. The 42nd Amendment Act of 1976 transferred which of the following subjects to concurrent list from state list? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन था दोस्तों। 42nd अमेंडमेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 1976 में हुआ था। 5 सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में डाल दिया था। कौन कौन सा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो इतने सारे टॉपिक्स को या सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कंकर लिस्ट में डाल दिया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, शेंगन एरिया समटाइम्स सीन इन न्यूज इज इन, आंसर इज ऑप्शन सी, वेस्टर्न यूरोप। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन पर्सनालिटीज नेम वाज गिवन टू ए रेजिमेंट विच वाज द फर्स्ट वीमेन रेजिमेंट इन एशिया। द रेजिमेंट वाज ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों, व्यूज़ बहुत कम आ रहा है।
लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।